सो नमस्कार दोस्तों। मैं प्रवीण सिंह व्यास एकेडमी बाराबंकी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, समय विपरीत चल रहा है, आप सभी जानते हैं कोविड-19 का दौर है। परीक्षाएं आपकी यथावत होंगी। शैक्षिक कार्य में इतनी बाधाएं हैं, पिछले 1 साल से अनवरत, इसका आप लोग प्रत्यक्ष प्रमाण देख चुके हैं। लेकिन हमारे संस्थान से आप सभी जुड़े हुए, तो हमारा पूरा उद्देश्य है कि कुछ ना कुछ बेहतर आप लोग को हम प्रदान कर सकें। देखिए, हमारे संस्थान का ये प्रयास है कि अगर हम लोग विजुअली एक दूसरे के सामने बैठ के अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, तो जो हमारी वैकल्पिक व्यवस्था है, वीडियो के माध्यम से आप सभी को हम कुछ ना कुछ बेहतर प्रदान कर सकें। दोस्तों, कहा गया है कि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू सारा अंधकार हर लेता है। समय विपरीत है, परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन अगर हम दृढ़ संकल्पित हैं कि हमें कुछ बेहतर करना है तो हम इस अंधेरे से लड़ सकते हैं। तो देखिए, आज एस्टेट के लिए हमारी एक क्लास है। हमने अपनी लास्ट क्लास में संविधान सभा की बात की थी। अब जब संविधान सभा की हमने बात कर ली है, संविधान का गठन हो गया है, तो कहाँ से हमारे पॉलिटी की स्टार्टिंग होती है, उसका दूसरा टॉपिक हमारा आता है प्रस्तावना या उद्देशिका। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। बहुत शॉर्ट वीडियो आपका बनेगा ये, और इस वीडियो में मैं कोशिश ये करूँगा, हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो क्वेश्चन आपके पेपर में एग्ज़ाम में आते हैं, अधिकतर मैं उन्हीं टॉपिक पर आपको, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो डाटा है वो आपको प्रोवाइड कर सकूं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि जब भी हम पढ़ाई करने आते हैं तो हमें फोकस करना चाहिए कि आखिर विषय का वो पार्ट कौन सा है, वो भाग कौन सा है जहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न उठते हैं। तो आपकी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना जो संविधान की दी हुई है, यहाँ से कुछ निश्चित प्रश्न हर बार आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। वो एग्ज़ाम का लेवल आपका कोई भी हो, एसएससी से लेकर के यूपी तक, प्रत्येक एग्ज़ाम में आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे, तो आप सब बने रहिए हमारे साथ। थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है प्रस्तावना। हम समझते हैं पहले प्रस्तावना होती क्या है या प्रस्तावना है क्या। तो बात करते हैं प्रस्तावना की। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेम्बल, यानी इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वो भाग संविधान का जो हमें बताता है कि एक्चुअल में संविधान में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यानी संविधान का जो मूलभूत स्ट्रक्चर है वो क्या है, हमारी प्रस्तावना में है। और प्रस्तावना के बगल में मैंने एक शब्द लिख दिया है, उद्देशिका। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि उद्देशिका यहाँ पर क्यों लिखा गया है। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। मैंने जब आपको संविधान सभा के बारे में पढ़ाया है तो बताया है कि 13 दिसंबर 1946 को, कब, 13 दिसंबर 1946 को माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा संविधान सभा में आपके उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कराया गया था। अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ से क्या मिला आपको, क्वेश्चन आपको मिला कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित कराया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कब पारित हुआ था? तो 13 दिसंबर 1946 को। यानी जितनी बातें मैं आज यहाँ पर बोलूँगा आपके सामने, मेरी प्रत्येक बातों में आपको कोई ना कोई प्रश्न का आंसर मिलेगा। तो कोशिश ये करिएगा कि हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुने, है ना। मैंने बोला कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को पारित होता, और ये उद्देश्य प्रस्ताव की जो कही गई बातें थी, दरअसल प्रस्तावना में अधिकांश बातें हमारी वही हैं जो उद्देश्य प्रस्ताव में बातें कही गई हैं। इसीलिए प्रस्तावना को हमारे उद्देशिका कहा जाता है। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में लिखा मिल जाए कि उद्देशिका क्या है, तो आप कतई कंफ्यूज नहीं होंगे, उद्देशिका क्या है। प्रस्तावना ही हमारी क्या है, उद्देशिका है। अब प्रस्तावना है तो आपने पता है कि जब मैंने आपको संविधान सभा पढ़ाया तो मैंने बताया है कि संविधान सभा को पढ़ते हुए लगभग हमने 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया था। अब यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा कि संविधान सभा के निर्माण के समय हमने कितने देशों के संविधान का अवलोकन किया। तो 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में बता रखा है कि जब हमने अलग अलग देशों की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया, तो अवलोकन करने के बाद में हमारे देश के, हमारे विधान के अनुरूप व्यवस्थाओं को हमने अपनाया और उनको अपने देश के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, यानी जैसा हमारा संवैधानिक ढांचा था, उस संवैधानिक ढांचे के अनुरूप उन व्यवस्थाओं को हमने क्या किया, अपने संविधान में सम्मिलित कर लिया। तो जब प्रस्तावना की हमने बात की तो प्रस्तावना में 2 बातें आती हैं। पहला ये आया कि प्रस्तावना का स्वरूप ये कहाँ से लिया गया, और दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई। अब 2 बातें हैं, यहाँ पे कतई आप कंफ्यूज नहीं होंगे।
प्रश्न दो तरह से आपके सामने आएंगे। पहला प्रश्न आएगा कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, दूसरा प्रश्न आएगा कि प्रस्तावना का स्वरूप कहाँ से लिया गया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि संविधान सभा द्वारा या संविधान समितियों द्वारा जो प्रस्तावना की हमारी भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई, और जो प्रस्तावना का प्रारूप है वो कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। अब यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पहला आपको मिलेगा कि स्वरूप कहाँ से लिया गया, तो स्वरूप आप बताएंगे कि अमेरिका से लिया गया। क्वेश्चन मिलेगा कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ के संविधान से ली गई, आपके ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा दो क्वेश्चन यहाँ से, दो क्वेश्चन यहाँ से और एक क्वेश्चन यहाँ से। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चंस पर ही फोकस करना है। मेरी द्वारा कही गई बातों में आपको क्या मिलेंगे, प्रश्न मिलेंगे जिसके जवाब इसी बोर्ड पर आपको मिलते जाएंगे। फिर हमने बात की कि आखिर संविधान की जो प्रस्तावना है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो आप सब परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको हमेशा एक प्रश्न मिलेगा कि जो प्रस्तावना की शुरुआत हमारी है वो कहाँ से होती है। तो प्रस्तावना की शुरुआत के विषय में बताया गया है कि हम भारत के लोग, हमारी प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से है, हम भारत के लोग से। यानी जो प्रस्तावना का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो शुरुआत होती है वो होती है हम भारत के लोग। और बेटा जो यहाँ पे हम वर्ड लिखा हुआ है यही हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को दिखाता है, यही हिंदुस्तान को समस्त देशों से अलग बनाता है। हम का मतलब यहाँ पर है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत की सीमा क्षेत्र में, भौगोलिक सीमा क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति है, उस पर हमारे संविधान जो हैं वो लागू होते हैं, समान रूप से लागू होते हैं। इसीलिए यहाँ कहा गया हम भारत के लोग। अब अगला टॉपिक मैंने लिखा है कि आखिर हमारा जो संविधान है ना, ये अंगीकृत कब किया गया, है ना। तो ये प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से, और उसका लास्ट कहाँ पे आके होता है, 26 नवंबर 1950, है ना। तो ये जो 26 नवंबर, माफ़ी चाहेंगे 26 नवंबर 1949, तो ये जो 26 नवंबर 1949 से ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है अंगीकृत किया गया। दो बातें आपसे होंगी, संविधान को अंगीकृत कब किया गया और संविधान को अपनाया कब गया। तो जब आपसे पूछेंगे क्वेश्चन में कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो आप क्या बताएंगे, 26 नवंबर 1949 को, जो कि आपकी प्रस्तावना का क्या है, जो कि आपकी प्रस्तावना का पार्ट है, क्या, 26 नवंबर 1949। और जब आपसे बात होगी कि आपकी प्रस्तावना को, आपके संविधान को कब स्वीकार किया गया, तो आप क्या बोलेंगे, 26 जनवरी 1950। तो ये अंगीकृत वर्ड पर आप विशेष तौर से ध्यान देंगे। इसके बाद हम अब बात करेंगे कि आखिर हमारे संविधान का स्वरूप क्या है, कि हमारा जो संविधान है, जो पूरी प्रस्तावना है, माफ़ी चाहेंगे, हमारी प्रस्तावना का स्वरूप क्या है। तो थोड़ा सा बात हम लोग अब उस पर करते हैं। तो अगर आपने इतने पार्ट को नोट कर लिया है तो आप लिख लें, अन्यथा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं इसको मिटाता हूं। तो हम बात करते हैं संविधान के प्रस्तावना की, है ना। तो देखिए कुछ प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना को हम संविधान के स्रोत के रूप में देखते हैं। जैसे संविधान का हमारा स्रोत क्या है, संविधान के स्रोत में हमारे बोला गया, जब प्रस्तावना की शुरुआत हुई कि हम भारत के लोग। यहाँ पे बेटा जो हम वर्ड है, इस हम से क्या मतलब है, सामान्य जनता का। यानी भारत के संविधान का स्रोत क्या है, सामान्य जनता। यानी अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स की, जो है स्रोत क्या है, तो वो क्या है, हम भारत के लोग। और यहाँ भारत के लोग से मतलब क्या है, जनता, भारत की जनता। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं होगा किसी भी आधार पर। यानी इस हम में हिंदुस्तान की सीमा क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित होगा। फिर हम बात करते हैं कि आखिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्वरूप क्या होगा। तो प्रस्तावना में इस पर भी चर्चा की गई। मैंने आपसे पहले बोला है कि प्रस्तावना हमारी क्या है, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अगर हम अपनी प्रस्तावना को पढ़ रहे हैं तो समझिए पूरे संविधान को पढ़ रहे हैं। जैसे क्या होता है, आप कोई बुक खरीद कर लाते हैं और बुक में आपको प्रीफेस मिलता है,
जो पहला पेज होता है उस पर लिखा होता है कि आखिर इस बुक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो वैसे जो आपके पॉलिटी का ये प्रियम्बल पार्ट है, प्रस्तावना है, इसमें इसको जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमें समझ में ये आता है कि एक्चुअल में हमको पढ़ना क्या क्या है, यानी क्या क्या चीज़ें हमारे संविधान में जो है वो निहित हैं। तो संविधान की अगर हम स्वरूप की बात करें तो यहाँ पहला वर्ड मिलता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब इस शब्द को समझिए, क्या है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अथवा संप्रभु का मतलब होता है कि जो हिंदुस्तान है, जो भारत है, वो अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र है, यानी उसे कोई भी आंतरिक या बाह्य निर्णय लेना है तो वो स्वतंत्र रूप से स्वयं ले सकता है। उस पर किसी बाह्य शक्ति का, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा, यानी अपने निर्णय लेने में क्या है वो स्वतंत्र है। अगला वर्ड जोड़ा गया समाजवादी, सोशलिस्ट। समाजवादी का मतलब है कि हमारे हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति क्या होगा, इक्वल होगा। हम लोगों ने कैसे समाजवाद की बात की है, तो हमारा जो समाजवाद है बेटा वो समानता पर आधारित समाजवाद है। किस पर आधारित समाजवाद है? समानता पर आधारित समाजवाद। आपने देखा होगा बार बार जब भी आपने पॉलिटी पढ़ा होगा कि धर्म, जाति, लिंग, भेद, स्थान के आधार पर हम किसी के साथ कहीं पर भी कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो समाजवाद, सोशलिस्ट का मतलब है जो इक्वलिटी हमारे यहाँ होगी वो कैसी होगी, समानता के आधार पर होगी। अगला वर्ड इसमें जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष। आप सब जानते हैं, अथवा धर्मनिरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है, आप सब जानते हैं। हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, आपने बचपन से पढ़ रखा है। यानी धर्म अथवा जाति के आधार पर हमें कहीं पर भी हमारे साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। साफ साफ हमारे संविधान में बताया गया है कि हिंदुस्तान का अपना कोई धर्म नहीं है। आप बोलते हैं इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। What which kind of country? India is a secular country। यानी भारत क्या है, एक सांप्रदायिक देश है, यहाँ पर उसका अपना कोई धर्म नहीं है, पंथ निरपेक्ष हम हैं। अगला वर्ड इसमें बेटा है लोकतंत्रात्मक। और ये जो वर्ड है लोकतंत्रात्मक, अगर आप लोग थोड़ा सा अवेयर हैं पढ़ाई को लेकर के तो इस वर्ड को बहुत अच्छे से समझते होंगे। डेमोक्रेसी आपने वर्ड सुन रखा है। लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब है लोगों का शासन। लोकतंत्रात्मक का मतलब है कि हिंदुस्तान में हमारे संविधान में बताया गया है कि जो सर्वोच्च शक्ति होगी वो किसमें निहित होगी, जनता में निहित होगी। यानी जनता जो होगी, लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन। शासन किसका चलेगा, जनता का चलेगा। हमारे यहाँ निर्वाचन की व्यवस्था की गई है, प्रत्येक 5 साल पर आम चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। चुनाव के बाद में जनता जिसे चाहेगी उस व्यक्ति को वोट देगी। वोट करने के बाद में जनता के मतानुसार वो व्यक्ति रूल करेगा। यानी रूल कौन कर रहा है, इनडायरेक्टली वे में रूल कौन कर रहा है, आपकी जनता कर रही है। लोकतंत्र का मतलब आपने पढ़ा होगा हमेशा कि कैसी व्यवस्था, जनता द्वारा, जनता से और जनता के लिए, ये आपने व्यवस्था पढ़ रखी है। लोकतंत्र का मतलब यानी एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जो हमारा नेता होगा वो जनता द्वारा चुना जाएगा। कहाँ से होगा, तो जनता के बीच से ही कोई होगा, और वो काम किसके लिए करेगा, जनता के लिए काम करेगा। तो ऐसी व्यवस्था को हमने क्या नाम दिया, लोकतंत्र। फिर एक वर्ड आता है गणराज्य अथवा गणतंत्र। तो देखिए हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ये व्यवस्था की गई कि जो भारत में शासक होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। यानी हिंदुस्तान में व्यवस्था क्या है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो योग्य होगा। यानी वंशानुगत ना होकर के निर्वाचित होगा हमारा जो शासक होगा। इसीलिए ये वर्ड क्या हमारे यहाँ बताया गया है, गणतंत्र अथवा गणराज्य वर्ड जोड़ा गया है। तो फिर से इन सारी बातों को हम रिकॉल करते हैं, एक बार दोबारा दोहराते हैं इनको। प्रस्तावना में बोला गया कि क्या क्या दिया हुआ, तो संविधान का स्रोत दिया हुआ है। हम संविधान के स्रोत की अगर बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्रोत क्या है, तो संविधान जो आपके प्रस्तावना की शुरुआती लाइन है कि हम भारत के लोग, तो यहाँ पे जो हम वर्ड है यही हमारे संविधान का स्रोत है। और यहाँ हम का मतलब क्या है, भारत की जनता, यानी भारत की सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोग। फिर हमने बात किया कि आखिर हमारे संविधान का स्रोत क्या है, संविधान का स्वरूप कैसा है। माफी चाहेंगे कि संविधान का स्वरूप क्या है। तो आप देखिए जो 5 वर्ड दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, ये हमारे पूरे संविधान के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। ये हमें बताते हैं कि जो भारत में संवैधानिक व्यवस्था होगी, जो रूल्स बनाए जाएंगे, जो रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, वो किस आधार पर बनाए जाएंगे। तो पहला वर्ड दे दिया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी हम हर प्रकार के निर्णय लेने में स्वतंत्र है। कोई बाहरी या विदेशी
शासक आकर हमें नहीं बताएगा कि हम अपने लिए कैसे नियम, सिद्धांत, रूल्स अथवा रेगुलेशंस बनाएं। फिर हमने बोला कि समाजवादी वर्ड को जोड़ा गया। तो समाजवाद हमारा कैसा है? समानता पर आधारित समाजवाद है, यानी हम किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे। फिर आपका वर्ड आया पंथ निरपेक्ष। हिंदुस्तान का अपना कोई धर्म नहीं है। हिंदुस्तान प्रत्येक धर्म के लोगों को अधिकार देगा, प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करेगा हिंदुस्तान का संविधान, और हिंदुस्तान में रहने वाले प्रत्येक धर्म के लोग अपने धर्म के अनुसार अपनी पूजा पद्धति को अपना सकेंगे। इसके लिए वे स्वतंत्र होंगे, किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा। फिर बोला गया लोकतंत्रात्मक। तो मैंने बताया कि हिंदुस्तान में जो सरकारें बनेंगी कैसे बनेंगी बेटा? लोकतंत्र, मतलब जनता के द्वारा चुनी हुई निर्वाचित सरकारें बनेंगी। और अंतिम वर्ड हमारा है गणराज्य या गणतंत्र, मतलब हमारे यहाँ का जो शासक होगा वो निर्वाचित होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा। तो हमने प्रस्तावना में जो उसके स्वरूप की बात कर ली, स्रोत की बात कर ली। अब हम देखते हैं कि प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है। प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? प्रस्तावना का हमने स्वरूप, प्रस्तावना के स्वरूप और स्रोत की बात कर ली। तो दो बातों को हमने जाना, स्वरूप क्या है, स्रोत क्या है। अब हम बात करते हैं कि आखिर प्रस्तावना का उद्देश्य, यानी संविधान का हमारे उद्देश्य क्या है। प्रस्तावना में जो बातें दी हुई हैं, क्या उससे हमारे संविधान का उद्देश्य हमें हमारे सामने आ रहा है, हमको दिख रहा है? तो प्रस्तावना के उद्देश्य की बात हम करते हैं। तो जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो उसमें लगातार कुछ लाइनें आती हैं। तो पहला क्या लिखा है कि न्याय। हमारे प्रस्तावना में एक लाइन है कि न्याय। तो न्याय कैसा? 3 तरह के न्याय की बात की है। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक। यानी अब इस बात को आप समझिए, यहाँ लिखा है न्याय। आपको पता है हमारे यहाँ सभी के लिए क्या है? इक्वल। सभी के लिए क्या है कि इक्वल न्याय की बात हम लोग करते हैं। तो इक्वल न्याय का मतलब पहला, आर्थिक आधार पर सभी को समानता प्रदान की गई है। यानी आर्थिक आधार पर लोग क्या होंगे? किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सामाजिक, मैंने भी बताया कि हमारे यहाँ अमीर, गरीब, ऊंच नीच, इसके आधार पर कतई भेदभाव नहीं होगा, सभी को सामाजिक न्याय प्रदान किया जाएगा। और राजनीतिक न्याय की भारत की सीमा क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो है वो हिंदुस्तान में उसको क्या होगा? मत देने का अधिकार होगा। और हिंदुस्तान की जो संवैधानिक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है उसमें वो लगातार अपनी भागीदारी दर्ज करा सकता है। तो यानी आर्थिक, सामाजिक न्याय, अगर हम न्याय बात करेंगे तो हमारा संविधान हमें किस प्रकार का न्याय प्रदान करता है? तो आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। आपसे क्वेश्चन मिलेगा कि भारतीय संविधान में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो भारतीय संविधान में आर्थिक आधार पर न्याय, सामाजिक आधार पर न्याय और राजनीतिक आधार पर न्याय की बात की गई है। अगर हम न्याय की बात करते हैं तो उद्देश्य, पहला तो हमने लिखा न्याय। न्याय के बाद दूसरा इसमें आता है समता। अब समता क्या है? इक्वलिटी। तो अभी तक आपने पहले भी पढ़ा, प्रीवियसली भी पढ़ा, क्या पढ़ा आपने कि हमारे संविधान में प्रत्येक व्यक्ति क्या है? हमारे संविधान ने क्या व्यवस्था की है कि प्रत्येक व्यक्ति समान है, धर्म, लिंग, जाति आदि के आधार पर किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला क्या बोला गया? स्वतंत्रता। क्या बोला गया? स्वतंत्रता। यानी क्या प्रदान की गई है हमारे संविधान में? यानी हिंदुस्तान की सीमा क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा? स्वतंत्र होगा। उसको उसके अधिकारों का हमें मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। हमें संविधान के अंतर्गत उन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई है। कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान की सीमा क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा? हमारा संविधान उसको स्वतंत्रता प्रदान करता है। किस लिए? उसके जीवन के संपूर्ण विकास के लिए। यानी कुछ दशाओं को छोड़ करके, कुछ ऐसी परिस्थितियां जिस समय आपकी स्वतंत्रता को कर्टेल कुछ कम किया जा सकता है, अन्यथा हिंदुस्तान के सीमा क्षेत्र में अगर आप रहते हैं तो आप पूर्णतः क्या हैं? स्वतंत्र हैं। आप अपने मत के आधार पर, अपने पूजा पद्धति के आधार पर, अपने जीवन शैली के आधार पर अपने जीवन को आप जी सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद आता है कि राष्ट्र की गरिमा। क्या आता है? व्यक्ति की या राष्ट्र की गरिमा। अब देखिए वर्ड आया व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा। अब ये व्यक्ति की गरिमा का मतलब यहाँ पे क्या है? यानी हमारा संविधान क्या करेगा? आपके अधिकारों का
सुरक्षा करेगा, सुरक्षा की गारंटी देता है, इसीलिए आपको मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। यानी व्यक्तिगत मतलब अगर आपको स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से, समानता के आधार पर अपने सीमा क्षेत्र में रहने का अधिकार प्राप्त है। हमारा संविधान क्या करता है? आपके हितों का संरक्षण करेगा, आपके हितों का दोहन नहीं होने देगा। इस पर हम लोग बात करते हैं। हमने बात की समता की, हमने बात की स्वतंत्रता की, हमने बात की व्यक्ति गरिमा की, हमने बात की न्याय की। तो न्याय किस आधार पर हमने न्याय की बात की? हमने बोला आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय। समता मैंने बताया किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर हमने बोला स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के बारे में बताया कि आप हिंदुस्तान की सीमा क्षेत्र में रहते हैं तो जो भी संवैधानिक कार्य हैं, यानी विधानों के अंतर्गत आने वाले, आप एंटी नेशन कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे तो आप क्या हैं? स्वतंत्र हैं। हमारा संविधान आपको पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। बात करते हैं अगर व्यक्ति के गरिमा की, तो हिंदुस्तान में क्या है? आपको मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, यानी आपके हितों का संरक्षण कौन करेगा? हमारा संविधान करेगा। फिर एक वर्ड आता है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, यानी क्या करना है हमें अपने कंट्री की यूनिटी, इंटीग्रिटी को बनाकर रखना है। यानी हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जो एंटी नेशन हो। हमें हमारे हिंदुस्तान की एकता के लिए, हिंदुस्तान की अखंडता के लिए, यानी जो आपके कंट्री का स्ट्रक्चर है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमें किसी भी रूप में, किसी भी स्वरूप में उसका दोहन नहीं करना है, उसको बचा करके रखना है। राष्ट्र की एकता का मतलब आप जानते हैं, बोला गया है कि एकता में शक्ति होती है, एकता में बल होता है। कि हिंदुस्तान की सीमा क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक क्या होगा? वो हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को स्थापित करने का कार्य करेगा, ना कि विघटित करने का। और यहाँ पर लास्ट वर्ड बेटा आता है बंधुता। क्या आता है? बंधुता। बंधुता जो आपका है ये क्या दिखाता है? ब्रदरहुड, यानी हिंदुस्तान के सीमा क्षेत्र में रहने वाला, या देश में रहने वाला, या राज्य में रहने वाला, कहीं पर भी, मतलब सामाजिक व्यवस्था में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति क्या रखेगा? बंधुता की भावना रखेगा, प्रेम की भावना रखेगा, एक दूसरे का सम्मान करेगा। अब देखिए, मैंने इतनी बातें आपको बताई, तो एक लाइन में मैं इन सारी बातों को लिख रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेटा देखिए, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि ये वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जो हमारा संस्थान है वो आपको व्यवस्था उपलब्ध करा रहा है। हमारा पूरा प्रयास है कि किसी भी प्रकार से आपके शिक्षण कार्य में बाधा ना आए, और जिस उद्देश्य से आप लोग जुटे हुए हैं उस उद्देश्य में आपको सफलता मिले, है ना। तो मैंने अभी प्रस्तावना से संबंधित 3-4 बातों को डिस्कस किया। पहला स्रोत के बारे में मैंने आपको बताया। कौन था? हम भारत के लोग, हम भारत के। इसको आप चाहें तो आप लिख सकते हैं। जब मैं बोलूं, देखिए मैं बहुत आराम से इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर आप चाहें कि साथ में पेन लेकर के लिख सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। होता क्या बेटा, जब हम लिखते हुए सुनते हुए चीज़ों को लिखते हैं तो हमारा मस्तिष्क जो होता है वो तीव्र गति से कार्य करता है, तो वो बेहतर होगा लिखें। तो हमने संविधान के स्रोत की बात की, हमने संविधान के स्वरूप की बात की, और हमने क्या बोला? संविधान के उद्देश्य की बात की। 3 विषय पर बात की। तो हमने, और ये जो 3 विषय हैं, आपने देखा होगा, हम भारत के लोग प्रस्तावना की शुरुआत है। जो स्वरूप में मैंने 5 वर्णों को बोला वो आपके प्रस्तावना के 2nd फेज में दिए हुए हैं, और जो उद्देश्य को मैंने बोला ये 3rd फेज में दिए हुए हैं। यानी संविधान की प्रस्तावना को सामने आप रखिए और मेरे द्वारा कही गई बातों को आप मेरे साथ दोहराइए, आप निश्चित ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो यानी स्रोत, स्वरूप और उद्देश्य। अब आपसे क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? आपको पूछा जाएगा कि स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। स्वरूप क्या है? तो स्वरूप में 5 शब्द आपके हैं, ऑप्शन में वो 3 शब्द एक जैसे मिलते हैं, एक उन 5 में से नहीं होता, आप उस एक ऑप्शन को क्या करेंगे? टिक कर देंगे। उद्देश्य में आपके जितने भी शब्द हैं, अगर वो आपको नहीं मिलता तो टिक कर देंगे। टेक्निकल पढ़ाई बेटा आप करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा मिलेगा। तो ये हमने अभी तक बात की कि प्रस्तावना और उद्देश्य का जो मैक्सिमम पार्ट था। अब आप देखते होंगे क्वेश्चन हमेशा आपके दिमाग में आता है कि क्या प्रस्तावना में कभी कोई संशोधन किया गया? क्या ऐसी कोई स्थिति आई कि प्रस्तावना में संशोधन किया गया हो? तो थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फ़ायदा आपको मिलेगा। हम देखते हैं संविधान में हमारे संशोधन कब कब किया गया। हुआ क्या, आपने अक्सर पढ़ा होगा कि 2 वाद आते हैं हमारे संविधान के संशोधन को लेकर के। एक 1960 बेरोबारीवाद,
बेरोबारी वाद। इसमें हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अर्थात इसमें परिवर्तन संभव नहीं है। अब क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा? 1960 में किस वाद के अंतर्गत हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? 1960 में बेरोबारी वाद। या फिर वो कौन सा वाद था जिसमें ये बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? 1960 बेरोबारी वाद। प्रश्नों के जो रचना है, जो प्रश्नों का निर्माण है, उस पर आप अधिकतर ध्यान दीजिएगा, तभी आप अच्छा मार्क ला पाएंगे। देखिए बेटा, ज्ञान हर जगह बढ़ रहा है। नंबरलेस टीचर्स आर देयर, नंबरलेस बुक्स आर देयर, है ना, कहीं कोई कमी नहीं है। आप पढ़ कैसा रहे हैं और किस तरह से आप बातों को समझ रहे हैं, आपका सिलेक्शन इसी पर डिपेंड करता है। पढ़ाई सिलेक्शन के लिए करेंगे तो नो डाउट विद इन 6 मंथ आप किसी भी परीक्षा को क्या कर सकते हैं? क्रॉस कर सकते हैं, उसको पार कर सकते हैं, अपने उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है आपका 1960 में तो ये बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना में संशोधन संभव नहीं है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने ही निर्णय को क्या करते हैं? 1976 में, यानी 42 अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट आपका होता है 1976 में, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या करते हैं? अपने ही फैसले को पलट देते हैं। अब कहते सर्वोच्च न्यायालय क्या बोलता है? सर्वोच्च न्यायालय बोलता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। क्या है? संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है। कब बोला? 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, परंतु ध्यान रखिएगा क्या बोला? इसके मूलभूत ढांचे में परिवर्तन संभव नहीं है। मूलभूत ढांचे में परिवर्तन संभव नहीं है, यानी संशोधन किया जा सकता है परंतु मूलभूत ढांचे में नहीं। और क्या किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा आपकी प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया। वो 3 शब्द क्या क्या थे बेटा? पहला नोट कर लीजिएगा, समाजवादी। समाजवादी, तो पहला वर्ड कौन सा जोड़ा गया? समाजवादी। एक वर्ड आपका ऐड किया गया समाजवादी, एक वर्ड आपका ऐड किया गया अखंडता। क्या ऐड किया गया? अखंडता। और तीसरा शब्द क्या था बताइएगा? पंथ निरपेक्ष। यानी 3 शब्दों को आपके जो है वो पॉलिटी में सम्मिलित किया गया। तीसरा वर्ड क्या था? पंथ निरपेक्ष। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा आपके लिए बेटा? तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? वो कौन सा था? 42nd अमेंडमेंट 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किन शब्दों को संविधान में जोड़ा गया? तो समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। इन तीनों शब्दों में से ऑप्शन में आपको कोई भी शब्द मिले आप उसे छोड़ देंगे। अन्यथा 2 शब्द मिलते हैं, 2 कोई और मिलते हैं, या दोनों एक साथ या करके लिख करके मिलते हैं तो आप उसको टिक कर देंगे। ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक, तो हमने बात कर ली कि हमारे संविधान में संशोधन कब हुआ। अब इसका एक छोटा सा टॉपिक और बचता है कि प्रस्तावना को क्या क्या कहा गया है ना? आपने हमेशा पढ़ा होगा कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, या प्रस्तावना को संविधान की, या वो भारतीय संविधान का कौन सा पार्ट है जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो इसको भी आप जरा नोट कर लीजिएगा कि भारतीय संविधान क्या क्या इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा, है ना? झूठ क्या गया? आप सिर्फ 1 मिनट का और अवशेष है आपके लिए। पहला, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जब आएगा B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? तो B.R. अम्बेडकर ने आपकी आर्टिकल नंबर 32 है ना, को संविधान की आत्मा कहा था, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। संविधान का परिचय पत्र क्या बोलते हैं इसको? संविधान का परिचय पत्र क्या बोलते हैं बेटा? परिचय पत्र। ये किसने कहा था? N.A. पालिकेवाला। किसने कहा था? N.A. पालिकेवाला। इन्होंने क्या कहा था? संविधान का परिचय पत्र कहा था। बाकी इसको संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी।
ये था दोस्तों आपके प्रस्तावना से रिलेटेड जो अधिकतर प्रश्न थे, ठीक है ना। आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू।